रखेंगे। जो फोकस के अंदर रखेंगे तो एक रे आपका पैरेलल जाएगा, जो पैरेलल जाता है वो क्या करेगा, इस पर फोकस से पास आउट हो जाएगा। दूसरे को आप कहां से ले लो, अपना सेंटर, ये सीधा सीधा पास होगा, दोनों आगे डाइवर्ज हो रही हैं तो इमेज का फॉर्मेशन आगे नहीं होगा। ठीक, हम लोग कहाँ ले जाएंगे इसको, बिहाइंड। तो इस कंडीशन में जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो इमेज आपका बनेगा। ये बन गया बेटा आपका इमेज, वर्चुअल इनलार्ज आपका इमेज बनेगा। अब जब मैग्नीफाइंग पावर की हम लोग बात करते हैं तो जितने डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट का रखा गया उतने ही डिस्टेंस पे अगर के हम लोग क्या करें, जो इमेज बन रहा है सेम डिस्टेंस पे अगर रखा जाए उसको, तो जो आपको एंगल सस्टेन करेगा उसके रेशियो को हम लोग कह लेंगे क्या, मैग्नीफाइंग पावर, यानी एंगल सस्टेंडेड बाय द इमेज, ठीक, एंड एंगल सस्पेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन पुट एट द सेम पोजीशन। तो जो रेशियो आपका होगा बीटा बाय अल्फा का, उसी को क्या लेंगे आप, मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं बेटा। क्या बोलेंगे उसे, मैग्नीफाइंग पावर। जैसे अगर इसे हम लोग लीस्ट डिस्टेंस आप डी पे रखा जाए और उसी पोजीशन पे इसे भी आप पुट करिए, ठीक, तो जो एंगल दोनों का रेशियो आपका एंगल बनेगा, क्योंकि इमेज की साइज बड़ी है तो एंगल लार्ज बनाएगा, उतने ही डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी साइज छोटी है तो क्या करेगा वो, एंगल स्मॉल बनाएगा। उनके जो रेशियोज आपके होंगे उससे को हम लोग कह लेंगे मैग्नीफाइंग पावर। ठीक, तो क्या लिखा था बेटा उस दिन, चलिए अच्छा डायग्राम बना लो। यहाँ पे सपोज दैट यू है और ये जो बन रहा है फाइनल इमेज, हम लोग इसको डी पे ले लेते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये जो ऑब्जेक्ट पहले रखा गया है इसी को बाद में जब मैग्नीफाइंग पावर करेंगे तो इसे भी डी पे रख के हम लोग क्या करते हैं, रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक, डायग्राम ड्रा करिए जल्दी से। मंडे क्लास है, और पिछले शायद मंडे को छुट्टी है, जिसको हो गया पता नहीं, अभी यहाँ पे है या नहीं। और क्या बेटा, मंडे को है नहीं, वैसे छुट्टियां तो क्या ट्यूजडे और वेडनेसडे दो, बट मंडे को शायद एडिशनल कुछ वो है, होली के उपलक्ष्य में कपड़े उपड़े धुलने के लिए। हाँ, होली खेलेंगे तो कपड़े साफ होने चाहिए। हाँ, मिट्टी इट्टी और क्या कहते हैं और पेंट वेंट ले आने के लिए। हाँ बेटा, ये हमारे यहाँ क्या किया जाए, जब बर्बादी आती तो ऐसे नए नए धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। अच्छा, है ना। ओके बेटा, नीचे लिखना, नहीं नीचे लिखना, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप is obtained in two cases, obtained in two cases, या टू कंडीशंस कर लो। पहला, एक जनरल जो मैग्नीफाइंग पावर होता है बेटा, ठीक, जनरल जो मैग्नीफाइंग पावर होता है ऐसे आप लिख लेना, एंगल सस्पेंडेड बाय द इमेज, ठीक, व्हेन पुट एट कहां पे, डी, ठीक, एंड अभी कंडीशन होता है व्हेन बोथ आर प्रेजेंट एट क्या, लिख लो, व्हेन
प्रेजेंट एट डी, यहाँ भी कर लो when present at D। ये कोई जरूरी नहीं कि डी पे ही हो, लेकिन ये होना चाहिए सेम डिस्टेंस पे हो। भाई रेशियो हम जैसे ले रहे हैं बेटा कि अगर हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड बना ले रहे हैं डायग्राम। अगर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ सपोज डी पे रखा, यहाँ पे रखा लीस्ट डिस्टेंस पे रखा, तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगा और एंगल बनेगा इसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेंगे। किससे? अल्फा से। अगर इसी पोजीशन पे हमने इमेज भी रखा जाए, क्या रखा जाए बेटा? इमेज रखा जाए। ये इमेज आपकी कंडीशन है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट था आपका। अब उसी पोजीशन पे रखने पे जो एंगल ये सस्टेन करेगा, ठीक, ये हमारा क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा। तो इसी को हम लोग m इक्वल टू लिख लेते हैं बेटा। सिंपल जनरल फार्मूला होता है बीटा बाई क्या? अल्फा। m इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा बाई अल्फा। मतलब सेम डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट आपका इमेज है, इमेज के द्वारा जो एंगल सस्टेन होगा और जो ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल सस्टेन होगा, उनका जो रेशियो आपका होता है उसी को हम लोग मैग्नीफाइंग पावर कह देंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलाज करेगा इसका मतलब मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा है, जितना कम इलाज करेगा उतना मैग्नीफाइंग पावर कम होगा। ठीक, अब इसी का जो हम लोग दो कंडीशन में लेते हैं बेटा। एक सिचुएशन होगा व्हेन फाइनली इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस डी। जब डी पे होगा तब मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला 1 + d/f होता है, और जब फाइनल इमेज हमारा फाइनाइट में बनता है यानी इलेंस कंडीशन में, तो आपका m इक्वल टू d/f हो जाएगा। तो लिखिए यार, वैसे दिखा दो, नोट कर लो इनके पहले, तब नीचे कंडीशन लिखे। ये लिखा जाता है लेकिन ये कंपल्सरी नहीं कि डी पे, मतलब सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक, लेकिन कॉमन आपको एक्सप्लेन करने के लिए डी पे ले लिया जाता है। अच्छा, सारे त्योहारों में फायदा किसका होता है? बिजनेसमैन का। सब सारे त्योहारों के जनक कौन है? बिजनेस वाले हैं। और दान किसको मिलता है? पूजा जो कराता है। तो इसका तो दो का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? नहीं, तो अलग अलग रोल लेते हैं ना, जीने वाले अलग लेते हैं, मरने वाले अलग लेते हैं। इसलिए पहले त्योहार हुआ करते, पहले लोगों को बहुत काम करना पड़ता था, उनके पास ना इतनी व्यवस्थाएं थी, ना इतना फुर्सत होता था, और ना इतनी ऐसी पैसे और व्यवस्था की जो है हर चीज हर दिन बना सके। तो वो टाइम पे स्पेशल दिनों पे स्पेशल चीजें बनती थी पहले के टाइम पे। ठीक, तो वो बड़ा, इसलिए पहले के टाइम पे आप दादी वादी से पूछो, बहुत मतलब अच्छे ढंग से लोग मनाते थे। ठीक, तो लेकिन अभी क्या है, आप जब मर्जी जो भी कर सकते हो, तो बहुत अब ठीक ठीक, पहले वो नहीं, ऐसे दिनों पे ही होता था, इसलिए हो गया। ठीक है, लिखिए पहला कंडीशन, when final image is formed at least distance of when final image is formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, m equal to 1 + d/f। मैग्नीफाइंग पावर जो दिया जाता है बेटा, जब कैपिटल डी पे बनता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, तो m इक्वल टू लिखते हैं हम लोग 1 + d/f। सेकंड लिखेंगे, when final image is formed at, सेकंड बेटा, सेकंड कंडीशन बनता है when final image is formed at infinity
when final image is formed at infinity, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इसी को रिलैक्स्ड आई कंडीशन कहते हैं बेटा। ब्रैकेट में लिख लो, रिलैक्स्ड आई कंडीशन मतलब आंख पे कोई आपको प्रेशर नहीं होगा, ठीक। रिलैक्स आई उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप का लिखते हैं, हम इक्वल टू आता है बेटा डी बाई क्या, रिलैक्स कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर 1 प्लस डी बाई एफ, और जब लीस्ट डिस्टेंस पे होगा तो 1 प्लस डी बाई एफ। अब जरा सा बताना है आंसर आपको, सेम लेंथ है, एक बार इमेज को हम लोग डी पे बना रहे हैं, दूसरा आपको इन्फिनिटी पे बना रहे हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर उसी सेम लेंथ के लिए कब हाई होगा कब लो होगा, जब डी पे बनेगा कि जब इन्फिनिटी पे बनेगा। हाँ, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू लार्ज कब होगी, जब फाइनल इमेज बेटा डी पे बनेगा या फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा। इनफाइनाइट पे तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी, पक्का है, सोच लीजिए, आप ही लोग बता रहे हैं। मैग्नीफाइंग पावर विल बी लार्ज व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी और इनफाइनाइट बाय ए सेम लेंस, सेम सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसके द्वारा अगर फाइनल इमेज बेटा हम लोग डी पे बनाते हैं तब मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू लार्ज होगी, कि जब इनफाइनाइट पे बनाएंगे तब ज्यादा होगी। डी पे इनफाइनाइट वाले कब, इनफाइनाइट पे नहीं तो कब, डी पे बनाएंगे। अच्छा खड़े होकर बेटा नाम बताओ, मुझे तो नाम ही नहीं किसी को पता रहता यार, ठीक। आज एक आया कोई बच्चा पढ़ता है, तो कोई उससे गार्जियन या कोई आए रहे होंगे, तो सर इस नाम का भी कोई कौन बच्चा जो है वो कैसा है पढ़ने में, पता नहीं अब है। नहीं, जैसे नाम तब याद होता था ना जब आप रजिस्टर से अटेंडेंस लेते थे, ठीक। अभी नाम पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो चेहरा सबका पता होता है, नाम किसी नहीं पता होता है, ठीक। तो ये ऐसे तो पता करना बड़ा मुश्किल है। अब बच्चा भी ऐसा था, आया नहीं था कि बच्चे बुला कर उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए कौन वाला है, ठीक। हाँ बता नाम बताओ जरा। हाँ क्या, तुबैल, तुबा, तुबा हुसैन, बड़ा टेढ़ा होता है यार, तुबा तुफैल, चलो ठीक। बताओ कब ज्यादा होगा, क्यों, कार बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ, टाइम कम, जल्दी बताओ भाई। तो बात तो तुबा ही है, बस तुबा ही सही है। बता बेटा क्यों, हाँ वो क्लियर नहीं होता क्या है प्रोनाउंसिएशन नहीं, वैसे इन लोग के नाम ऐसे होते नहीं है कि वो थोड़ा सा पता बेटा क्यों, नहीं भाई ज्यादा क्यों हो रहा है, खड़े हो जाओ आप। नाम सुमन, तुक्का मारा लग गया है, चलो बताओ क्या हुआ, डाउट है, नाम बताओ। बबीता, अच्छा बबीता, हाँ जी, क्या है, कोई से याद है हुआ क्यों, लाज बनेगा, हाँ जी, कब नहीं जा रहे, नाम बताओ। योगिता जी, इनसे सहमत हो आप, इनके आंसर से सहमत हो कि इनके आंसर से सहमत हो, अच्छा उनके पड़ोसी सहमत हो, क्यों, इनका एक्सप्लेनेशन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, अच्छा सही है, नाम बताओ। हाँ लक्ष्मी जी, अब तो यार बहुत धन होना चाहिए, हाँ ठीक।
बढ़िया है। हमारे पहले नाम जो देवी और लड़के लड़के दोनों को ऐसे रखे जाते थे, जो ईश्वर या देवी देवताएं हमारे हैं उनसे रिलेट हो, कैसे इन लोगों में भी होता है हुसैन और पता नहीं क्या क्या जो भी है। ठीक, तो उस टाइप के जो लोग होते थे, ईश्वर जो होते हैं हर धर्मों के, उनके नाम रखे जाते थे। अभी तो टिंकी टिंकू रिंकू टिंके हो गए हैं, तो सब कोई मतलब है नहीं है। हाँ हाँ, चलो। अब पहले होता था ईश्वर के नाम पे होता था, अब तो क्या एक्टर और एक्टर्स के नाम पे होते हैं, इसीलिए वो ऐसे बन भी रहे हैं। बैठो। क्या देखो बेटा, ठीक, तो यहाँ पे क्या है ना, फार्मूला देखो, इसमें केवल dy एफ है, यहाँ पे तो dy एफ ही है, तो जितना यहाँ होगा वो तो ये है ही है ना, और साथ में क्या है, तो वन में उतना ऐड है ना, ज्यादा कौन हुआ, वन प्लस वाला होगा, यानी कि जब वो लीस्ट डिस्टेंस पे रहेगा। जब डी पे रहता है तो उस केस में वैल्यू जो मैग्नीफाइंग पावर की होगी वो ज्यादा होती है, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, तो नोट कर लीजिए, हमारा नोट कर लिया है, नीचे लिख लीजिए, समाचार पे 415। चलो बेटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्या होगा उसकी मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, एम की वैल्यू क्या होगी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आप, ठीक, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया, जब फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, डी पे, उस समय ज्यादा होगा। ठीक, लिखवा दे, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आप खड़े होगा भैया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने टाइप के लेंस और कितने लगे होते हैं, कितने यूज होते हैं, दो, कॉनकेव कॉन्वेक्स, वन कॉनकेव अदर कॉन्वेक्स, हाँ, यही कौन वाले हैं ये, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेटा, उसमें टू लेंसेज आपके होते हैं, बोथ आर कॉन्वेक्स, वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड अदर इज कॉल्ड आईपीएस। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा उसमें दो लेंसेज होंगे, दोनों कॉन्वेक्स नेचर के होंगे, एक जो ऑब्जेक्ट की साइड में होगा उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव टर्म देंगे, और जो आई के साइड में होता है उसे आई लेंस या आई पीस बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, अब इतना ही बताना आपको है कि जो आई लेंस है, ठीक, या आई पीस है, उसकी फोकल लेंथ अपर्चर लार्ज होता है या ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ अपर्चर लार्ज होता है। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द अपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ग्रेटर देन आई पीस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्टिव, और बोथ आर इक्वल। किसका बड़ा, आई पीस का बड़ा होता है, किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। देखो, तो यहाँ पे क्या आप बोलोगे, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वहां पे आई लेंस का क्या होगा, फोकल लेंथ और अपर्चर लार्ज होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का स्मॉल होता है, उसका रीजन होता है बेटा। ठीक है, देखो जैसे हम लोग ये सपोज दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम लोग बना रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक, स्मॉल और क्या, नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, पास के स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, क्लियरली देखने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जबकि टेलीस्कोप का यूज करते हैं लार्ज एंड फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक, तो अब ये यहाँ पे हमारा एक है जो हम लोग क्या ले रहे हैं,
जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसका फोकल लेंथ, ठीक, ये एफ ओ कहलाएगा, नीचे लिख लेते बेटा, इसे एफ ओ कहेंगे, इसे टू एफ ओ कहेंगे, ऐसे इधर वाला हो जाएगा एफ ओ एंड टू एफ ओ। वो फॉर ऑब्जेक्टिव है बेटा। ठीक, ऑब्जेक्ट को हमेशा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते समय, जैसे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज करते समय ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं या फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते समय ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, इसको बताएंगे आप। कहाँ रखेंगे जल्दी से बेटा? हाँ जी, आप नाम के साथ पहले नाम बताओ। है सुप्रिया, क्या बोले? अच्छा सभ्या, चलो ठीक। तो ये बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, एफ ओ और टू एफ ओ के बीच में, या टू एफ ओ से दूर, या एफ ओ और पोल के बीच में? टू एफ ओ से दूर रखेंगे। आप कहाँ पे बेटा? एफ ओ और अच्छा एफ ओ एंड टू एफ ओ, यानी ठीक उसके बीच में। नाम नहीं बताया? संध्या, सभ्या, संध्या, कल भूल जाएगा फिर। संजना, तो संजना हो जी बेटा। नाम कुसुम, ना बताओ पोजीशन, कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाता है? तो पढ़ा करो, किताब किताब है, आप पूछे नहीं, यही तो गड़बड़ होता है यार। अब एग्जाम में जो हमें आता है अगर वही आ जाए तो फिर क्या बात है ना भैया। ऐसा कोई बच्चा नहीं जाता होगा जिसको कुछ नहीं आता है, सबको कुछ ना कुछ आता है, बट अपना वाला अगर मिल जाए तो फिर क्या कहना है ना। तो यही तो नहीं मिलता है, ठीक है, जैसे हम चाहते हैं तो वो कैसे मिलेगा बात, सब ऐसा जरूरी नहीं कि मिल जाए, है ना। तो इसलिए सब तैयार होना चाहिए कि कोई भी पूछे तो आ जाए। ठीक जी साहब, पढ़े जाओ। आप नाम बताओ, नाम बताओ जी। पड़ोसी घर पूछ रहे हैं, तुम्हारे पड़ोस में कोई है भी नहीं। नाम बताओ, भूल गया? हाँ, अपना ही देख के बताया, दूसरे का? तो ठीक, कंफ्यूजन में था। घर वाला बताया, बाहर वाला बताया। ठीक, चलो ठीक। अच्छा ये बताओ कहाँ रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को? इंफिनिटी के बीच बैठे भैया। हमेशा इसको हम यूज कर रहे हैं मैग्नीफाई करने के लिए, और कभी भी अगर 2f से अवे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज मैग्नीफाई नहीं होगा। आपको इमेज फॉर्मेशन बताया गया था, दिखाया गया था, बताया गया था ना। अगर ऑब्जेक्ट 2f से अवे होगा किसी भी लेंस के लिए तो कभी भी उसका इमेज मैग्नीफाई नहीं होगा, हमेशा डिमिनिश हो जाएगा। ठीक, और जब डिमिनिश हो जाएगा 2f से दूर रखने पे तो कहाँ वो मैग्निफिकेशन होगा जी? ठीक, तो इसका मतलब आंसर क्या है? रॉन्ग। जब आपको बना रहे थे डायग्राम, आपको मैंने 3 बार बोला था भैया बना डालो, तो तुम काफी ऑप्शन बचा रहे थे, यही होता है। ठीक, हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होगा, अगर इलार्ज करना है इमेज को तो 2f से अंदर रखना पड़ेगा। ठीक, अगर 2f और f के बीच में आप रखोगे तो इलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर f और क्या पोल के बीच में रखेंगे, लेंस के बीच में रखेंगे तो इलार्ज इरेक्ट एंड क्या वर्चुअल बनेगा। ठीक, तो हमें क्योंकि यहाँ रियल इमेज ऑब्टेन करना है तो इसलिए हम लोग f के अंदर नहीं रखते हैं। कहाँ रखेंगे? f और 2f के बीच में रखेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट को आप f और 2f के बीच में रखोगे तो एक नहीं बेटा हमारा सीधा जाता है, जो सीधा जाएगा वो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। दूसरा वाला हमारा सेंट आपका वैसे ले लो, ये आपका जा रहा है तो इमेज देखो जहां का दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये पहला इमेज होता है, इसे हम लोग आई डैश कह ले रहे हैं। मान लो हमने ऑब्जेक्ट को ए भी दिखा दिया तो ये डैश बी डैश हो गया, ये इमेज फर्स्ट इमेज है बेटा। बट ये जो इमेज बना है ना ये फाइनल नहीं है, ये इंटरमीडिएट का काम करेगा। और ये जो पहला इमेज बना देखो इससे बड़ा दिख रहा है ना, ये लार्ज है,
तो ये लेंस इसको मैग्नीफाई किया। अब दूसरा जो हम लोग लेंस यूज करेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे आई लेंस या आई पीस बोलते हैं, ठीक, उसका कर्वेचर जो आपका होता है बेटा, और फोकल लेंथ आई के ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में लार्ज होता है। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में लार्ज होगा। ऐसे हम लोग आई लेंस कह लो या आई पीस भी बोलते हैं बेटा, आई पीस का भी यूज किया जाता है। ठीक, अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेरियन अरेंजमेंट होता है। अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप लैब वगैरह में देखा होगा तो देखो उसमें एक सेटिंग अरेंजमेंट होता है जिससे हम लोग दोनों के बीच का गैपिंग जो होता है वो अरेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं। और वो एडजस्टमेंट ऐसे किया जाता है कि जो पहला इमेज बना है इन दोनों के बीच के सेपरेशन को इस तरह से अरेंज करते हैं कि आपको ये इमेज इसके फोकस के अंदर आ जाए। क्या आ जाए? जो इसका फोकल लेंथ होगा एफ ई, सपोज दैट हमारा क्या है, एफ ई है, ठीक है, तो इसके फोकस के कहाँ पे आ जाए, वो अंदर आ जाए। ठीक, जब अंदर आ जाएगा तो एक रे हमारी जाएगी बेटा पैरेलल, और जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से पास हो जाएगी, इसके फोकस से। दूसरा कहाँ से ले लो, देखो ये डाइवर्ज हो रही है, और जब डाइवर्ज होंगे तो आगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हमें कहाँ लाना पड़ेगा फिर, बैक डायरेक्शन में। बैक में लाओगे दोनों को आप, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है रेज, ये फाइनल इमेज हमारा आई कहलाता है। ए डबल डैश बी डबल डैश कह लिया हमने, ये फाइनल इमेज है बेटा। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के स्तर में देखो इनलार्ज है, ठीक, इन्वर्टेड है और वर्चुअल है। कैसा है? वर्चुअल है, डाटेड है। ये देखो डाटेड, फिर से बना दें, ये डाटेड है। फाइनल इमेज आपका इनलार्ज, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल है। ठीक, तो उस कंडीशन में ये फाइनली होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंडीशन। दो लेंसेज लेंगे, एक ऑब्जेक्ट की तरफ उसे ऑब्जेक्टिव बोलोगे, उसके अपर्चर और फोकल लेंथ इस्तेमाल होगा। दूसरा आईपीस बोलेंगे, उसका फोकल लेंथ और अपर्चर हमारा लार्ज होता है। इन दोनों लेंसेज के बीच के सेपरेशन को पहले ऑब्जेक्ट को हमेशा, ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस के एफओ और 2FO के बीच में रखेंगे। ठीक, फोकस और फोकस के डबल 2F, इन दोनों के क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे। पहला जो इमेज होगा वो इनलार्ज, इन्वर्टेड एंड रियल होगा, और दूसरा जो आपका पहला जो इमेज बना वो दूसरे लेंस के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करेगा। और इसके बीच को इस तरह से हम लोग एडजस्ट करते हैं कि जो फर्स्ट इमेज आपका बना हुआ है वो सेकंड लेंस यानी आई लेंस के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करे, और उसको एडजस्ट करके फोकस के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, पहला जो बना है वो इमेज। ठीक, और उसका हम लोग फिर जब आप फोकस के अंदर होगा तो वर्चुअल, इनलार्ज, और इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट है। देखो इसके रिस्पेक्ट में कैसा है, इरेक्ट है भाई, ये भी नीचे ये भी नीचे। जैसे हम सभी लोग अभी सर ऊपर है तो सीधे दिख रहे हैं, सबके सर नीचे हो जाए तो तभी हम एक दूसरे को सीधे तो दिखेंगे। ठीक भाई, हम उल्टे हो गए तो हम आपको उल्टा देखेंगे, कि सब ऐसे उल्टे हो जाए तो फिर सीधे दिखेंगे। जैसे हम सब लोगों ने कपड़े सीधे पहने हैं, सब उलट के पहने तो फिर से नया ट्रेंड हो जाएगा। सब उल्टा उल्टा तभी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर गलती से आप मान लो हम शर्ट उल्टा पहन के चले आए और आप लोग सीधा पहने तो हाँ चलेंगे, ठीक, लेकिन सब उल्टा पहनेंगे तो क्या सही है ना, कैसा है। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर पैंट थोड़ा सा हल्का सा कट हो गया या थोड़ा छोटा हो गया तो नहीं पहनते थे। अभी क्या है, आधे टांग तक पहन लेते तो भी चल जाता है ना, कितना भी कटा हो तो भी चल जाता है। मतलब यूज कर रहे हैं पुरानी चीजें, है ना। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं क्या होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लिखिए यहाँ, हो गया भैया, क्या बेटा, पहला वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला ये कहाँ बनेगा ये डिपेंड करेगा ये कहाँ बना हुआ है। हाँ, ये हमेशा फोकस और लेंस के बीच में एडजस्ट करते हैं। अगर फोकस पे आप बना दोगे तो इनफाइनाइट पे बन जाएगा फाइनल इमेज। फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनाना होता है तो इससे हम लोग फोकस पे बनाते हैं। और अगर आपका क्या यहाँ से इनफाइनाइट के बिफोर बनना है तो उसके साथ फोकस और क्या लेंस के बीच में उसको एडजस्ट किया जाता है। हाँ, क्या कह रहे हो, अरे पूरा ऐसे ढक के नहीं, सीधे होकर खड़े होकर बोलो, क्या दिक्कत कह रही है।
फोकस कवरेज की भी पेज इसका बना है। हाँ पहला वाला जी। तो उसका ये जो दूसरे का लेंस का इमेज है, हाँ वो तो ये इधर होना चाहिए था ना, इधर। हाँ तो ये जो है, जैसे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन अगर आपने बनाया हो तो देख लीजिए, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट की तरफ ही इमेज बनता था, इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था। तो ऑब्जेक्ट की तरफ ही ये बना हुआ है, इनलार्ज है, इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट है और वर्चुअल है ना। ठीक, अगर ये यक पे बना होता तो ये इनफाइनाइट पे चला जाता, अगर यक पे इधर जाएगा तो ये फिर इनफाइनाइट से पहले बनेगा। ये हाँ इधर इनफाइनाइट है, और इसका जैसे यहाँ पे हमने यक अति लिया तो यहाँ कहीं 2 होगा, तो इससे दूर तो है। ठीक, नहीं इस वाले लेंस से नहीं, ये इसका इमेज है, इसकी कहानी को एक्सप्लेन करेगा। ये इमेज जो है इसके द्वारा बनाया गया है, तो इसका बिहेवियर ये यहाँ शो करेगा, ठीक, प्रॉपर्टी को। और ये वाला इमेज इसके द्वारा बनाया गया है, तो ये इसके बिहेवियर तो उसकी प्रॉपर्टी हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक, इसीलिए तो कलर हमने बदल दिया यार, जिससे दिखता रहे कौन किससे बना हुआ है। ठीक, तो लिखिए यार, कंपाउंड माइक्रोस्कोप consists of two convex lenses. Compound microscope consists of two convex lenses. Two convex lenses. One which is towards object. One which is towards object. Which is towards object. Which is towards क्या लिखा आपने? Object is, which is towards object is called, which is towards object is called objective lens. Objective lens having small focal length and small aperture. Having small focal length and small aperture, while other is called eye lens. Other is called eye lens, which is towards eye, ठीक, जो हमारे कहाँ पे होगा, नेत्र की तरफ होगा, which is towards आई, ठीक, जो किधर है आपका, आई के साइड में है, which is towards आई, having large focal length and large aperture. हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, आपको कहानी दिखा दें कि आप जो कहाँ रखेंगे, और अगर डायग्राम को समझ जाइए तो कोई जरूरत नहीं है। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लो बेटा। अब इसका हम लोग डिस्टेंस दिखा लेते हैं। पहला जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी दूरी को UO से दिखाते हैं बेटा। इसके बाद जो इमेज बनेगा उसे VO से दिखाएंगे। और ये जो आपका पहला इमेज बना है, इससे ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरी को VE कहेंगे, और इसे हम लोग UE कहेंगे बेटा।
इसे यूए कह देंगे और ये दूरी आपकी वी होगा। यही वी जो होता है, वी को हम लोग डी के बराबर भी ले लेते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए वी की जो वैल्यू होती है डी से इनफाइनाइट के बीच में कुछ हो सकता है, ठीक। डी से लेकिन लीस्ट डिस्टेंस के लिए डी लेंगे और बाकी अगर लेंगे तो हमारा इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डी से इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। ओके बेटा, पड़ोसी अभी भी उड़ा रहे हैं, इसका मतलब मंडे से छुट्टी है। देखो इसमें आ रही है, हो गया तो मैग्नीफाइंग पावर हो गया यहाँ पर, लिखिएगा बेटा। अब ये बोलो, ये पॉइंट लिखवा दें और या डायग्राम से अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको थ्योरी लिखनी नहीं है। बस आते अगर आपको जरूरत हो कहाँ रखेंगे क्या होगा तो लिखवा दे पॉइंट करके। हाँ नहीं कहीं बन सकता है बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों लेंस के बीच में बन सकता है, इससे हवे बन सकता है, कहीं वो डिपेंड करेगा ये फोकस से कितने डिस्टेंस इधर उधर है। ठीक, फोकस पे रहेगा इनफाइनाइट पे बन जाएगा। जैसे जैसे फोकस से आप इधर की तरफ शिफ्ट करोगे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, चेंज होगी। ठीक, तो वो वेरिएबल है, इसकी पोजीशन ये इसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो लिखिए यार, तो रहने दें कि लिखवा दे पॉइंट, हाँ रहने दे, डिमांड नहीं है ना, लिखवा दे बेटा। चलिए अच्छी बात है, तब लिखो आगे। तब देखिए यहाँ जब मैग्निफिकेशन हम लोग करेंगे, जिस तरह से वहां पे दो पोजीशन पे किया था, एक बार फाइनल इमेज फार्म दैट इंफिनिटी और एक बार फाइनल इमेज फार्म दैट डी। तो नीचे लिखिए मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ सब एडिंग कर लो, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
इसमें फर्स्ट पॉइंट करना, when final image is formed at, फर्स्ट पॉइंट करो, when final image is formed at least distance of distinct vision, when final image is formed at least distance of distinct vision, when final image is formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, m इक्वल टू लिखना माइनस वीओ अपॉन यू ब्रैकेट में 1 प्लस m इक्वल टू माइनस वीओ अपॉन यू ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ सी, माइनस वी हो गया बेटा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यू हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ठीक, डी हो गया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एफ ई है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, ठीक, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये आपका होता है जब हम लोग एम डी डी फॉर यहाँ पे चलो लीस्ट डिस्टेंस एम डी इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ ई, तो ये मैग्नीफाइंग पावर आपका हो गया जब फाइनल इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे क्या होगा, फॉर्म्ड होगा तो, ठीक। फाइनल इमेज अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है तो एमडी की वैल्यू माइनस वी अपॉन यू 1 प्लस डी बाई एफ की क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाता है। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो उसके बेस पे आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कि फाइनल इमेज आपका कहाँ बनेगा, ठीक। अब देखो दूसरी कंडीशन आपकी हो रही बेटा, सेकंड केस आप लेते हैं, यहाँ पे पूछा था इसकी लेंथ क्या होगी माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है बेटा फटे बंद कर लो तो कितना दो रहने दो, और डस्ट के फॉर्म में आता है ना, तो आजकल केमिकल बेस्ड वो स्मेल है उसमें, ठीक, नेचुरल तो कुछ रहा नहीं, ठीक है। उससे अच्छा तो महकता था पहले के जमाने की मिट्टियां घोल के डालते थे, है ना, ठीक, हाँ देशी महक, हाँ, या फूलों की खेलते थे। अभी तो ऐसा ऐसा केमिकल लगाएंगे थे, आप पता 2 महीना तक चेहरे का जो है, ठीक, उसमें कितने लोग की आंखें खराब हो जाती हैं। आप लोग ऐसी होलियां मत खेलिएगा फिलहाल, है ना, ठीक है, नहीं खेल लीजिए, खेलना नहीं गुनाह है, बताते आंख और चेहरे से, ठीक, लगाने दीजिए ना, किसी को लगाइए, ठीक। हम लोग छोटे थे, मुझे याद है एक बच्चे ने पेंट लेके लगा रहा था और एक बच्चे की उंगली उसका नाखून भी था, आंख में चुभ गया, ठीक, और वो एक आंख काफी दिनों तो 3-4 महीने तक उसके अफेक्टेड नहीं, ठीक, हाँ, ठीक, चलो देखो, तो ये हो गया एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू 1 प्लस डी बाई क्या हो गया आपका एफ ई हो गया, ठीक। तो यहाँ पे पूछा था लेंथ ऑफ द क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर हम लोग निकाले लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंथ इस केस में क्या होगा, लेंथ किसे कहते हैं, लेंथ किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसे बोलोगे, कहां से कहां तक की दूरी को, ऑब्जेक्ट से लेके कि ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके, दोनों अलग है। जो लेंथ आपका होता है बेटा, आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीएस के लेंस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्या बोलेंगे उसे, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते बेटा, ठीक। कहां से कहां तक, ऑब्जेक्टिव से लेके आईपीएस के बीच का जो सेपरेशन होता है उसे लेंथ बोलोगे। तो लेंथ की जो वैल्यू आपकी होगी एल इक्वल टू
देखो यहां से यहां तक की दूरी हमने VO कहा और यहां से यहां तक की दूरी UE कहा, तो ये हो जाएगा VO प्लस कितना UE। इसी को हम देंगे लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज फाउंड एट D। जब फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है आपका D पे बन रहा है, उस केस में आपको जो लेंथ आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का होगा वो VO प्लस UE के सम के बराबर हो जाएगा। VO प्लस UE के क्या हो जाएगा, सम के बराबर होगा। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग डिटरमाइन करते हैं। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसके बेस पर आप यहाँ से डिटरमाइन करते हैं, हो जाएगा। दूसरा आपका होता है बेटा सेकेंड लिखिएगा, नो कलो इसको। सेकेंड होगा व्हेन फाइनल इमेज फाउंड एट कहाँ, इनफिनिटी। सेकेंड केस लिखना, when final image formed at infinity ब्रैकेट में करो रिलैक्स कंडीशन। तो m इनफिनिटी की जो वैल्यू होगी बेटा माइनस VO अपान यो ब्रैकेट में, जैसे वहां पे था ना जब इनफाइनाइट पे लिया था D अपान F, और जब आपका लीस्ट डिस्टेंस पे था 1 प्लस डी बाई एफ, तो यहाँ पे 1 वाला फैक्टर क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो माइनस VO अपान यो इंटू D बाई क्या D बाई क्या हो जाएगा F ही हो जाएगा। माइनस VO अपान यो इंटू D बाई F ही। सोच के कितने लोग बताएंगे इस कंडीशन में लेंथ आप क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस सिचुएशन में जिसकी लंबाई होगी वो क्या लेंगे, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा। इन दिस कंडीशन लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विल बी in this condition length of compound microscope will be अब आप लोग बताओ VO प्लस FE और लोग देखो इनका आंसर सही है। जो इमेज बन रहा है पहला बेटा VO पे बन रहा है, उस इमेज का फाइनल इमेज इनफाइनाइट बनाने के लिए वो हमारा आई लेंस से कहाँ पे होना चाहिए, फोकस पे होना चाहिए। भाई अगर ये जो इमेज बना बेटा ये इसके फोकस पे होगा तभी तो इनफाइनाइट पे बनेगा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे बनना चाहिए पहला इमेज। तो यहाँ से यहाँ तक जहां भी बने ये तो ये ही कह रहेगा, और यहाँ से इसकी दूरी जो होगी वो FE के बराबर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में लेंथ की वैल्यू होगा VO प्लस UE के जगह क्या हो जाएगा FE हो जाएगा। VO प्लस FE के बराबर होगा। माइनस साइन यहाँ केवल आपको रिप्रेजेंट करता है कि फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड इन कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट। माइनस साइन क्या शो करता है, फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड इन कंपेयर टू रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज आपका इन्वर्टेड बनेगा, ठीक। और जब हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में बात किया था तो वहां पे क्या था, वो इरेक्ट बना था, इसलिए वहां साइन माइनस नहीं था। क्या था, नहीं था, क्योंकि वहां पे इरेक्ट इमेज बनता था। यहाँ पे देखो ये सीधा है और ये जो फाइनल बना वो कैसा बना, उल्टा बना, इसीलिए साइन हमारे यहाँ नेगेटिव आती है, ठीक। तो साइन नेगेटिव होने का जो रीजन है वो फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, नीचे लिख लो वहीं पे। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप in compound microscope final image
In compound microscope, final image formed will be final image formed will be inverted, virtual and enlarged, in compared to ऑब्जेक्ट मतलब रियल जो ऑब्जेक्ट था उसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है बेटा, इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, इनलार्ज है एंड कैसा है बेटा, डायरेक्ट इन्वर्टेड हो गया, इनलार्ज हो गया और वर्चुअल हो गया। ठीक, जिससे कह रहे थे बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट आपका आता है टेलीस्कोप। जरा देख लेना बेटा, टेलीस्कोप में कुछ चीजें, कुछ टेलीस्कोप को हटा दिया गया है। कौन सा दिया है, लाओ। एस्ट्रोनॉमिकल एंड रिफ्लेक्टिंग दोनों है, गैलीलियन हटा दिया है। इनसे था बेटा, ये दोनों ना बेटा, अरे बेटा हमारा हिंदुस्तान त्योहार मनाने में बहुत आगे है। हाँ, जैसे पटाखा फोड़ेंगे, हाथ जल जाएगा, दूसरे घर जल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। घर पे फोड़ेंगे, होली खेलेंगे, दूसरे का आंख फूट जाएगी, उससे कोई मतलब नहीं है। बुरा न मानो होली। भैया जब लगाई दिए तो मानी क्या करेंगे, है ना। चलो लिखो बेटा, हेडिंग करिए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप हो गया। और इसमें बच्चियां भी कम नहीं है, बच्चियां भी कम नहीं। ठीक, पहले बच्चियां स्कूलों में होलियां नहीं खेलते थे, या किसी ने बहुत शौक है तो चंदन लगा दिया लोगों को, इतना ही होता था। अभी कल पेपर था 12th का, यूपी बोर्ड का, जो छूटे हैं सारे स्कूलों पे, बॉयज तो चले गए, वो जाके कहीं और खेले में बात लग गए, लेकिन जो अपने स्कूल के जैसे गर्ल्स थी, ठीक है, वो 1 घंटे तक वहीं, ठीक, होलियां हम लोग निकले हैं इधर से, लगभग 5:15 5:15 से छूटता है, लगभग 6 बजे तक बच्चियां होली खेल रही थी। ठीक, एक बार गेट से बाहर, फिर से दोबारा रिटर्न बैक। ठीक, चलो, और जब से मोबाइल आ गया तब से होली कुछ और ज्यादा खेलने लगे लोग, है ना। देखो देखिए बेटा, टेलीस्कोप, देखिए इसमें कितने लेंस होते हैं भैया। एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप आपका होता है उसमें कितने लेंस होते हैं। देखो, जो टेलीस्कोप होता है बेटा, यहाँ पे भी हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल में 2 लेंस यूज करते हैं, और दोनों ही कॉन्वेक्स नेचर का होता है। कैसा होगा, बोथ आर कॉन्वेक्स। ठीक, दोनों हमारे कॉन्वेक्स नेचर के होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अपर्चर और फोकल लेंथ लार्ज होगा कि आई पीस का, ऐसा क्यों यहाँ बदल गया जी। छोटे से देखेंगे तो बड़ा दिखेगा, बड़े देखते छोटा दिखता है।
इनके रीजन से सेटिस्फाई हैं कोई लोग? अच्छा, सेट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आप लोग, इन लोगों ने बोला आई लेंस छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं, क्या टेलीस्कोप में। ये तो आंसर इनके सही है, बट रीजन जो है वो तेज बोलो, दूसरे बैच वालों क्या बोले। कुछ भी खाली हो गया हो तो हम लोग क्या कृपया प्रस्थान करें, है ना? कुंडे मार लो। हो गया, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ठीक। ऑब्जेक्टिव लेंस लार्ज इसलिए रखा जाता है क्योंकि दूर से आने वाले जो रेज होती है बेटा, उसकी इंटेंसिटी घट जाती है। अगर दूर से आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उससे जो रे आएगी उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, रिड्यूस कर जाती है। और रिड्यूस कर जाएगी, अगर आपका ऑब्जेक्टिव लेंस की साइज भी छोटी होगी तो उस केस में जो इमेज होगा उसका ब्राइटनेस बहुत क्या कम हो जाएगी, डल बनेगा। डल बनेगा तो क्लियरली आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इमेज ब्राइटर बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस को यहाँ पे बड़ा रखते हैं आई लेंस के रिस्पेक्ट में। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और अपर्चर लार्ज रखा जाता है तो क्या टेलीस्कोप में, उसको क्या करने के लिए, मोर ब्राइटर इमेज को ऑब्टेन करने के लिए। जैसे इमेज जो बने वो कैसा बने, आपको ज्यादा ब्राइटर बने, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑब्टेन करेंगे क्या चीज, ये लार्ज साइज का आपको ऑब्जेक्टिव लेंस रखा जाता है। तो लिखिएगा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which increases the visual angle, at the eye, by forming the image of a distant object, distant मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को, distant object at the least distance of distinct vision, so that distinct vision बेटा, least distance of distinct vision, so that object is seen distinct and bigger. Object is seen distinct and bigger. ऑब्जेक्ट आपका क्लियर दिखे और बड़ा दिखाई पड़े, ठीक। अब एक क्वेश्चन बनता है बेटा, क्या जो यहाँ इमेज बनता है, ठीक, वो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा होता है? उससे बड़ा नहीं होता है क्योंकि वो इनफाइनाइट पे है, ठीक। तो जो इमेज बनता है ना वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं बनता है, लेकिन जो पहला इमेज बना हुआ उसके रिस्पेक्ट में कैसा होता है, लार्ज बनता है, उसके रिस्पेक्ट में बड़ा बनता है। जैसे जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा इमेज, उसके रिस्पेक्ट में कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक। क्योंकि बहुत दूरी बनी, आपको कल समझाया गया था, जब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होती है तो आपको बहुत छोटी दिखाई पड़ती है, तो उसी को मैग्नीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो टेलीस्कोप हम लोग पढ़ते हैं बेटा, एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है और दूसरा आपके यहाँ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। तो दो टेलीस्कोप को हम लोग डिस्कस करेंगे, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल एंड कैसा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। तो लिखिएगा, हेडिंग करो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिखिएगा, इसमें दो लेंस होंगे, लिखना। इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज, इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू, सीधे कॉन्वेक्स लिखो, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग।
It consists of two convex lenses placed coaxially, देखिए, in which, अब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। देखिए, इन विच ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, large aperture and large focal length, large aperture and large focal length, while eye lens या eyepiece has small aperture and small focal length। जिस तरह से बेटा वहां पे अरेंजमेंट होता है इन दोनों के बीच का सेपरेशन को चेंज करने का, वैसे यहाँ पे भी अरेंजमेंट होता है जिसके बिहार पे हम लोग क्या करते हैं, उनके बीच के सेपरेशन को चेंज करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इनफाइनाइट से आने वाली रे आपस में म्यूचुअली बेटा पैरेलल होती है। ठीक, तो जो सी से जाएगा सीधा पास आउट हो जाएगा, ये रे हमारी इनफाइनाइट से आ रही है। ठीक, और इसका जो पहला है ये आके इमेज जो बनाएगा, ये पहला हमारा इमेज ए डैश बी डैश, इसके फोकस एफ ओ पे बनेगा। ठीक, दूसरा जो आपका होता है आई लेंस, जो आई लेंस होता है, आई लेंस के साइज बेटा हम लोग स्मॉल और क्या फोकल लेंथ स्मॉल एपर्चर रखा जाता है। मान लो इसका ये एफ ई है, एफ ई के अंदर एडजस्ट करेंगे, इनको भी पीछे आप बढ़ाओगे तो एक इमेज आपका ये फाइनल बनता है, ए डबल डैश डी, ये फाइनल इमेज बना आपका बेटा। ठीक, यहाँ की दूरी तो इनफाइनाइट है ऑलरेडी। ठीक, ये जो दूरी है ये एफ ओ कहलाएगी, यानी इसमें जो वीओ है वो बेटा एफ ओ के बराबर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ माना गया, इनफाइनाइट पे। ठीक, और जो वीई आपकी बनेगी यहाँ पे वी, इसी को हम लोग फिलहाल डी पे कंसीडर कर लेते हैं, और पहले इमेज से जो दूरी होगा इसे हम लोग यू ई कह लेंगे, जैसा पीछे वाले में कहा था। ठीक, तो डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे आई लेंस स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ क्या है, ऑब्जेक्टिव वाला लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ क्या है। कोई अगर क्वेश्चन पुट अप हो वाई, ठीक है, फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ विल बी ग्रेटर देन आई लेंस इन टेलीस्कोप, तो आपका रीजन होगा ड्यू टू ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट एट द लार्ज डिस्टेंसेस एंड रेज कमिंग फ्रॉम द क्या लार्ज डिस्टेंसेस हैविंग क्या लो इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो डल इमेजेस इज फॉर्म्ड इफ साइज विल बी स्मॉलर। ठीक, फॉर ऑब्टेनिंग ब्राइटर इमेज, ठीक है, आपका साइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी पुट क्या ग्रेटर देन द आई लेंस। ठीक है, जिससे जब ज्यादा रे आएगी तो ज्यादा क्या करेगा, कन्वर्स करके इमेज बनाएगा तो ज्यादा ब्राइटर होगा। अब कम रेंज छोटा रहेगा, कम रेंज वहां पे इंसिडेंट होगा तो वहां पे जो इमेज बनेगा वो कम ब्राइटर बनेगा। ठीक है, तो ज्यादा क्लियर इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस के साइज को बड़ा रखा जाता है। आई लेंस या आई पीस दोनों बोला जाता है बेटा, आई पीस और आई लेंस। ठीक, इसे तो ऑब्जेक्टिव ही कहते हैं, इसे आई पी आई ई टी पीस और आई लेंस दोनों बोलते हैं। बना लीजिए जल्दी से।
हो गया बेटा। अब इसमें मैग्नीफाइंग पावर लिखिएगा। देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिएगा पहला, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, बन गया बेटा कि नहीं? अभी जल्दी करो, अभी आधे लोग रखे हैं। देख, हाँ हाँ बेटा, हम लोग ने क्या किया, इनफाइनाइट से एक रे को सी से सीधा पास करा दिया। तो जब सी से जाएगा तो ना तो वो बेंड नहीं होगा, सीधा चला गया। दूसरा जो हो गया उसके पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल इनफाइनाइट से आने वाली जो रे होती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे इमेज बनाएंगे। यहाँ आया है, हाँ वो फोकस नहीं है, फोकस जहां इमेज बना है वो है। जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो इमेज फोकस पे कट करता है। नहीं समझे भाई? ये अगर रे हम लोगों ने ऐसे पैरेलल लिया होता प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होती, ठीक। और अगर इनफाइनाइट से है, आपस में पैरेलल है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो रिफ्रैक्शन के बाद इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। हमेशा इमेज फोकस पे ही बनेगा, वो चाहे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो चाहे आपस में म्यूचुअली पैरेलल हो, इमेज का फॉर्मेशन फोकस पे ही होगा। लेकिन जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पे ही कट करता है रिफ्रैक्शन के बाद। बट जो आपका क्या उसके पैरेलल नहीं है तो केवल इमेज हमारा वहां पे क्या करेगा, फोकस पे बनाएगा, ठीक। जल्दी करिए। हो गया? देखिए, when final image is formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, when final image is formed at least distance of distinct vision, देखिए यहाँ एम डी इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ सी, जहाँ वी ओ अपान वी होता था ना, ठीक, वहां पे यू होता था, यू होता था, वहां पे एफ ओ अपान क्या होगा, एफ ई ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई बाई डी, वहां डी बाई एफ ई था, यहाँ पे 1 प्लस एफ ई बाई डी। इस केस में लेंथ क्या होगा, देखो जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमेशा फोकस है एफ ओ पे बनना है, तो यूओ की वीओ की वैल्यू हमेशा एफ ओ के बराबर रहेगा। ये हो गया एफ ओ प्लस, यहां से यहां तक की दूरी हम लोगों ने यूई से दिखाया, तो एफ ओ प्लस यूई हो जाएगा, ठीक। एफ ओ प्लस यूई, ये पहला केस हो गया। दूसरा लिखना, सेकेंड लिखिएगा,
when final image is formed at infinity, 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 ठीक लिखिएगा। इसी को रिलैक्स आई कहते थे। जब फाइनल इमेज फाइनाइट में बनेगा तो लिखिएगा m इंफिनिटी इक्वल टू, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा, सबसे आसान न्यूमेरिकल यही बनता है, माइनस FO अपॉन FP। जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनता है तो वहां पे माइनस FO अपॉन FP हो जाता है, और इसमें आपको फोकल लेंथ दोनों लेंसेज का दिया रहता है, ठीक। खाली आपको भाग देना होता। ज्यादातर क्वेश्चन का टाइम में पूछा गया है कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 50 एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज 5, देन डिटरमाइन मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, 50/5 बराबर -10, ठीक। तो ये है सबसे इजी वाला और मोस्ट वांटेड, पूछा भी बार बार जा रहा है, ठीक है। तो माइनस FO अपॉन क्या हो जाएगा FP। अच्छा, इस केस में L की वैल्यू क्या होगा, L इनफिनिटी की वैल्यू क्या होगी। जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा तो लेंथ क्या होगा टेलीस्कोप का, इस कंडीशन में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा। ये D है बेटा, D मतलब लीस्ट डिस्टेंस वाला, ठीक। तो इस केस में आपको क्या होगा, FO प्लस FE, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे था तो इसका हमेशा FO पे बनेगा, और अगर ये इमेज इसके FE पे हो जाए तो फिर से इनफाइनाइट पे बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा FO प्लस FE। नोट कर लीजिए। टेस्टियल आपके सिलेबस में पहले हुआ करता था बेटा, अभी हटा दिया गया है। तो टेस्टियल में एक लाइन खाली सुन लो, उसमें 3 लेंसेज यूज करते हैं, 2 तो यही रहेंगे, इसके बीच में एक और लेंस यूज किया जाता है कॉन्वेक्स नेचर का, और उसे कहते हैं हम लोग इरेक्टिंग लेंस। इरेक्टिंग मतलब जो इमेज को इरेक्ट सीधा कर दे, और उसके बीच में यहाँ पे बीच में रखेंगे और इस अरेंजमेंट को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये पहला जो इमेज बन रहा है जहां है वहीं बनेगा, लेकिन ये पोजीशन उस इरेक्टिंग लेंस का 2F कहलाएगा। कितने पे, 2F पे। और वो 2F पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता तो इमेज भी 2F पे बनता, उतना ही बड़ा साइज का आपने पढ़ा था। तो वहां पे 2F पे उसके इमेज रखेंगे, ऑब्जेक्ट पहला बनेगा इमेज, और वो उसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो वो फिर अपने 2F पे क्या करेगा, इमेज बनाएगा। तो 2F इधर 2F इधर, 4F का तो वहां पे इंक्रीजमेंट हो जाती है साइज में। केवल उसका काम है इमेज को सीधा करना। जैसे आप क्रिकेट देखने जाते हैं लोग, मैच वगैरह, तो बहुत सारे लोग थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न वाले रहते हैं, वो टेलीस्कोप लेके जाते हैं, है ना। तो ये वाला टेलीस्कोप वहां नहीं रहता, ये वाला रहेगा तो उल्टा उल्टा दिखेंगे सब, बड़े तो दिखेंगे लेकिन कैसे दिखेंगे, उल्टा, पैर ऊपर और नीचे हो जाएगा। तो उस केस में वहां पे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज किया जाता है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में केवल यहाँ पे बीच में एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया जाता है, और वो कॉन्वेक्स लेंस इस पहले बने हुए इमेज को सीधा कर देता है, और जब सीधा करेगा तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगा फिर सीधा सीधा बनेगा, तो आपको सीधा और लार्ज दिखाई पड़ेगा। तो वो कहलाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। और उस केस में जो लेंथ होता है जितना यहाँ है उसी में 4F जोड़ लेना, और वो F है बीच वाला जो लेंथ होगा उसका फोकल लेंथ, ठीक। नहीं बुझे, केवल जो इमेज यहाँ उल्टा बनना है बेटा, उसको सीधा करने के लिए एक लेंस और हम यूज कर लेते हैं। और आपने पहले पढ़ा है तो किसी भी लेंस के 2F पे आप देख सकते हैं तो इमेज भी 2F पे बनता है, और उतना ही बड़ा बनाया गया। तो वो बीच वाला जो लेंस होता है इस तरह से एडजस्ट किया जाता है इनके बीच की दूरी को, कि ये पहला इमेज उसके 2F पे हो तो वो अपने 2F पे उसका इमेज सीधा बना देगा, और जब सीधा बना देगा तो आई लेंस के द्वारा फिर हम उसका क्या इमेज बना देंगे, लार्ज और वर्चुअल। तो वो सीधा जो अभी नीचे बना है ना, ये जो नीचे बना है ये कहाँ बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा। तो खाली उल्टा का इरेक्ट कर देता है, इन्वर्टेड को इरेक्ट, इसलिए उसका नाम देते हैं इरेक्टिंग लेंस, ठीक। तो जब एक इरेक्टिंग लेंस यहाँ यूज कर लेंगे तो इसी टेलीस्कोप को हम लोग कह लेते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप,
और मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला होगा वो रिमेन्स सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी, खाली लेंथ आपका बदल जाएगा। लेंथ जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका बदल जाता है। इसी तरह से जब गैलीलियन टेलीस्कोप पढ़ते थे तो वहां पे ऑब्जेक्टिव लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेते थे और आई पीस को कॉनकेव ले लेते थे, उसकी लेंस के क्या टेलीस्कोप की साइज को घटाने के लिए, ठीक। तो उसे गैलीलियन टेलीस्कोप आप कह लेते थे। तो एक हो गया हमारा क्या, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप। अब रिफ्लेक्टिंग जो टेलीस्कोप की बात करते हैं, खाली ऐसे सुन लीजिए, उसमें भी मैग्नीफाइंग पावर ऐसे ही रहेगा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पे लेंस ले रहे हैं आई, ठीक, वहां पे एक मिरर ले लिया जाता है। क्या लेते हैं, मिरर। अब कहोगे मिरर लेने से क्या फायदा होगा, मिरर लेने से बेटा ये होता है कि जो ब्राइटनेस इमेज की होगी वो और भी क्या, जैसे जब भी रिफ्रैक्शन होता है ना तो इंटेंसिटी घट जाती है। जैसे आप ऐसे ले लो, अगर विंडो पे आपका ग्लास लगा होता है और सुबह या शाम को धूप आ रही हो आपके जंगलों से, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, घटती है ना भाई। जो धूप आप बाहर खड़े होकर बाहर साइड में लगेगा उतना अंदर नहीं लगता है, ठीक। तो वही सेम केस होता है, जब लेंस से पास होती है ना तो इंटेंसिटी घट जाती है, ब्राइटनेस क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसी की जगह पे हम लोग क्या ले लेते हैं, लेंस ले लेंगे, लेंस की जगह पे मिरर ले लेंगे और मिरर जो होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। जब रिफ्लेक्ट करेगा तो इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज हम मान लेते हैं नहीं होती है, नहीं कांस्टेंट रह जाती है। तो उससे जो ब्राइटनेस इमेज की होती है क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन उसमें फायदा हो जाता है कि जो इमेज होता है वो मोर ब्राइटर बनता है। कैसा बनेगा, ज्यादा चमकीला बनेगा। तो देखो यहाँ पे एक मिरर ले लिया गया, ठीक, केवल क्या यूज मिरर। तो यहाँ पे मैथमेटिकल जो रिलेशन होते हैं वैसे रहते, मैथमेटिकल इसलिए दिया भी नहीं है, ठीक। केवल आप क्या कर लेंगे, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होगा, देख लीजिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लिखा है, देखिए इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप in reflecting telescope, in reflecting telescope, ठीक। ये लिखिए एक क्या, मिरर, कर्व्ड मिरर, कर्व मिरर, कर्व्ड मिरर is used together with eye lens, used together with eye lens for obtaining more brighter, for obtaining more brighter चमकीला, more brighter clear image। हो गया। और सबसे लार्जेस्ट जो साइज का आपका रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप है वो यूएसए में है बेटा, वहां का एक स्पेस है हवाई, ठीक। वहां पे सबसे लार्जेस्ट साइज का आपका टेलीस्कोप जिसका डायमीटर लगभग 10 मीटर का है। कितने मीटर का, 10 मीटर। जो प्लेनेट वगैरह होते हैं उसको देखने के लिए क्या किया जाता है, यूज किए जाते हैं। वहीं पॉइंट करके लिख लो फिलहाल, ऐसा आपके यहाँ नहीं पूछे जाने के ट्रेंड में रहता है। देखिए द लार्जेस्ट, अगर इंडिया में पूछा जाएगा तो तमिलनाडु में है, दोनों लिख लीजिए। द लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया, लार्जेस्ट टेलीस्कोप इन इंडिया is in Kavalur, 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 Tamil Nadu, it has a 2.34 meter diameter, it has a 2.34 मीटर डायमीटर, उसका डायमीटर जो है आपका 2.34 मीटर का है। लिखिए वाइल तो इसका जो यूज किया जाता है इंडिया में बेटा वो एस्ट्रोफिजिक्स में यूज किया जाता है, जो एस्ट्रोनॉलजी से रिलेटेड स्टडी होती है, ठीक। हाँ लिखिएगा, वाइल द लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड
while the largest reflecting telescope in the world is in Hawaii, 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 USA. Hawaii, USA, with a reflector of 10 meter in diameter. 10 मीटर, यहाँ पे 2.34 है, वहां का कितना है 10 मीटर डायमीटर का उसका क्या है रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। ठीक, हाँ 10 मीटर मतलब क्या, ये 10 फीट क्या है तो 30 फीट। ठीक है, ठीक, तो उतना बड़ा आपका क्या है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं क्या। बाकी जो अगर हम लोग मैग्नीफाइंग वगैरह लेते हैं तो वैसे ही लिया जाता है, वैसे तो यार उसके बनता भी नहीं है। तो ये चैप्टर हो गया बेटा आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, बेस तो सर पढ़ाएंगे। ठीक, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मेरा यूनिट जो एक बचा हुआ है वो सेमीकंडक्टर क्या डिवाइसेस। ठीक, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, गेट वगैरह, गेट तो रहा नहीं, थोड़ा सा आपका बचा हुआ है। बाकी आपका क्या जो डायोड वगैरह आप पढ़ते हो, पीएन जंक्शन, ठीक, सेमीकंडक्टर वगैरह प्रॉपर डालिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। चलो, तो अगर होली की पहले क्लास में कोई हो तो आप लोग को होली की